बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। माह मुबारक की आमद है, हर जगह तैयारियाँ भी हो रही हैं। बड़ा खूबसूरत सा ये एहसास होता है। अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास ही बरकतें रखी हैं इस महीने में। सो दुआ ये है कि अल्लाह ताला हम सबको सलामती के साथ, तंदुरुस्ती के साथ रोज़े रखने की भी तौफीक दे। अभी हम ऑफ द कैमरा भी यही डिस्कशन कर रहे थे कि माह मुबारक आ रहा है। सो बड़ा खूबसूरत ये एक एहसास भी है और कोशिश ये कीजिए जिस मकसद के तहत ये रोज़े होते हैं उस मकसद को भी पूरा करें हम। अच्छा जी, हम आज के प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। आगे इंशाल्लाह हमने रोज़ों के हवाले से ही डिस्कशन करनी है। आज के प्रोग्राम में हमने खबरें भी शामिल करनी हैं और आगे चल के 11 बजे हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे। कुछ ट्रैफिक मामलात पे बात करनी है। बहुत सारे इशू ट्रैफिक की वजूहात बताए जाते हैं, जिसमें तजावुज़ात कह लें, कुछ टीपा की तरफ से उस तरह से साइन बोर्ड्स या सिग्नल्स वगैरह का इशू भी होता है, लेकिन बेसिक रीज़न समझने की ज़रूरत है। मुझे नहीं समझ आती कि क्यों बार बार आपको कैंपेन्स चलानी पड़ती हैं ट्रैफिक पुलिस को कि आपने सीट बेल्ट बांधनी है, आपने हेलमेट की पाबंदी करनी है। हम क्यों इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते? सबसे पहली बात यह है कि आप समझ लें कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने सीट बेल्ट तो पहननी पहननी। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो पाबंद हैं आप कि आपने हेलमेट पहनना है। इसके लिए कैंपेन्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपकी गाड़ी की रफ्तार मैक्सिमम मिनिमम इतनी होनी चाहिए, ये आपको बताना क्यों पड़ता है? आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये वो सब चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए, जिनकी पाबंदी आपको करनी चाहिए, लेकिन लोग करते नहीं हैं। अच्छा जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रैफिक अब मुझे समझ नहीं आती। एक्चुअली ये सूरत हाल है, 5 बजे के बाद आप शहर में जहाँ मर्जी चले जाएँ, रोड्स कुशादा हो गए, फ्लाईओवर्स बन गए, अंडरपासेस बन गए, शहर के ट्रैफिक नहीं संभाली जा रही। कुछ वजूहात की तरफ आएंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि आया वजह है क्या। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर रजा खान साहब और दुर्रे नायाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं अभी ये कह रही हूँ कि ट्रैफिक के मसाइल नहीं हल होने पे आ रहे। दुर्रे नायाब ने तो खासी डिटेल में हमें बताया कौन कौन से रोड कैसे कैसे बने, पहले क्या हालात थे, अब क्या हालात हैं। हम दिखाते भी रहते हैं, लेकिन क्यों शहर की ट्रैफिक का बुरा हाल है? आमिर भाई, शहरियों की वजह से ट्रैफिक का बुरा हाल जो है वो, अगर आप टीपा को कहें, आप एलडीए को कहें या बाकी लोगों को कहें, तो मैं ये समझता हूँ कि जितना काम निगरान गवर्नमेंट के दौर में हुआ उससे बहुत सारी ट्रैफिक की हैजल्स कम हुई। अगर आप बात करें, मैं ये मोहम्मद अली जौहर रोड की, तो आपका अकबर चौक फ्लाईओवर बनने के बाद और उसको ये तो मुझे फ्री करने के बाद हुआ ना, मुझसे पूछे, सबको हुआ। नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था और इसमें लाखों लोगों को फायदा हुआ है और लाखों लोग गुजरते हैं वहाँ से। अच्छा, ये शहरी जो हैं, अब मसला हमारा ये है कि हम जहाँ पे वन वे नहीं काट रही वहाँ पे वन वे काट रहे होते हैं। जहाँ से एंट्री नहीं है वहाँ ही एंटर होने की कोशिश करते हैं। ये हमारी बाहर की रोड जो है, ये यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने ये वन वे कर दिया। अब आप देखें, रात को शाम को जब मैं वापस जाता हूँ तो बहुत सारे लोग खड़े होके 15-15 मिनट बहस कर रहे होते हैं। वो ये नहीं करते अपनी गाड़ी पीछे करे, भाई जो सीधे रास्ते से जाना चाहता है उसको जाने दें। ये हो नहीं सकता। दूसरा, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आपको ट्रैफिक के बहुत सारे मसाइल सिर्फ इसलिए हैं कि आपकी ट्रैफिक के लिए जो मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं है। अच्छा, प्रॉपर इस खबर की तरफ आते हैं। मैं मैनेजमेंट से ही मैंने एक ये पॉइंट जो इन्होंने आज की खबर में दिया उसकी तरफ आया। आज सुबह एक इजलास भी हुआ है ट्रैफिक रवानी बेहतर करने के लिए। सीएम साहिबा भी खासी मुतहरिक नजर आ रही हैं, सीटीओ साहिबा भी इस चीज को लेकर अब खासी मुतहरिक नजर आ रही, पहले भी थी, लेकिन क्योंकि अब अहकामात खुसूसी तौर पर जारी किए गए हैं, सो इजलास बुलाकर ये जानने की कोशिश की गई है कि प्लान क्या होगा, ट्रैफिक के मामलात को हल किस तरह से किया जाना है। अच्छा जी, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आज की टॉप स्टोरीज की तरफ आ जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लान तैयार, ट्रैफिक की कैमरों से निगरानी होगी। और मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि टीम में किसी किस्म की सियासत बर्दाश्त नहीं करेंगे, खिलाड़ियों का चुनाव मेरिट की बुनियाद पर होगा। दिन रात होने वाला काम अचानक रुक गया, बंद रोड कॉरिडोर पैकेज 2 के लिए 1.5 अरब फंड की डिमांड। और बिजली के खराब मीटर अजाब बन गए हैं, इसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहली खबर आज की है जी, ट्रैफिक की कैमरों से निगरानी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लान तैयार किया गया है।
कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है ये ट्रैफिक जिसके लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लान की तरफ आना पड़ा? दुरे नायाब। देखिए, ये कोई नया प्लान नहीं है। ये नवाज शरीफ साहब जब खुद वज़ीर आज़म थे और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब 2 अदवार में खुद डायरेक्टली 13 वाला टेन्योर और उसके बाद उससे जो बाद वाला टेन्योर था, उस पर जब खुद वज़ीर आला थे उन्होंने ये बहुत पहले फैसला किया था कि हम जो टर्की है उससे मदद लें, चाइना से मदद लें, और जिस तरह वो पूरे शहर को एक छत तले बैठ के कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे सिग्नल का निज़ाम कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे लाइन लेन का जो नहीं फॉलो कर रहा था उसको कंट्रोल करते हैं। वो तो बहुत बाद में है ना, मैं तो आपको 2010-12 की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त टर्कीज़ के कुछ डेलीगेशन आए, चाइना के कुछ डेलीगेशन आए, उन्होंने आके स्टडी की, लाहौर शहर का प्लान स्टडी हुआ, DGLD आहद शीमा साहब होते थे, उन्होंने प्रॉपर मॉनिटरिंग किया और उन्होंने कहा जी ये डूएबल है जी, उन्होंने कहा जी ये डूएबल है, ये हो सकता है। जिस तरह तुर्की में बैठ के एक छत के नीचे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप पूरे शहर की ट्रैफिक कंट्रोल करा के चला रहे हैं और जिस तरह आप चाइना में चला रहे हैं, ये हो सकता है। उसके बाद फिर हुकूमतें आई गई और फिर बहुत सारा मामला हो गया, फिर हम एक सड़कों की सियासत पे आ गए जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें रुक गई। हम जो कहते हैं ना लोग कि ये मामला आगे चले क्यों नहीं, ये फिर सड़कों की सियासत की नज़र हो गई ना, आगे तो चलने वाला काम नहीं था। मरीम नवाज साहिबा की अब अच्छी बात जो सामने मैं काम नहीं था, अच्छा नहीं वही बात ना, अब ये जो मरीम नवाज साहिबा की अच्छी बात जो मैं नोट कर रहा हूँ कि वो अपने वालिद साहब की और अपने चचा की बतौर जो हुक्मरानी में चीज़ें अच्छी हैं वो कैरी फॉरवर्ड कर रही है, और इसी तरह वो निगरान साबिक दौरे हुकूमत में मोहसिन नकवी साहब की भी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भी कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं। उन्होंने किसी जगह पे कदगन नहीं लगाया और चीज़ों को लेके चल रही हैं। अब चैलेंज ये है, पुलिस अफसरान, ट्रैफिक पुलिस अफसरान, हाई लेवल की ब्यूरोक्रेसी, ये किस तरह से उनको चलने देती है, नहीं चलने देती, नाकाम बनाती है, कामयाब बनाती है, उनकी अपनी सोच क्या होगी इस पर डिपेंड करता है। हमने निगरान सेटअप में देखा है, ये भी इतना मुश्किल नहीं है, ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करना भी कोई इतना मुश्किल देखिए ना, वो तो ऐसा सेटअप था कि उसकी तो मैं मिसालें अगर देना शुरू कर दूं तो प्रोग्राम उसी में गुजर जाए। बाज़ का तो वो बहुत सारी चीज़ें खाना खाते कोई निहारी खाते डिस्कस हो जाती तो कौमी सतह के फैसले हो जाते थे। वो तो सेटअप ऐसा आइडियल सेटअप था कि वैसा कभी नहीं आएगा। लेकिन अब होता क्या है कि मैंने अभी आज भी एक न्यूज़ दी है, शायद 12 बजे में चलेगी, कि मरियम नवाज साहिबा ने एक फ़ैसला किया कि हमने IT यूनिवर्सिटी बनानी है और उसको हमने IT यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इंटरनेशनल जो भी आएंगे उनको टैक्स फ्री करेंगे। लेकिन CBD को नॉलेज पार्क ज़मीन देने को तैयार नहीं है और अपनी चीफ मिनिस्टर का जो फैसला है वही ओबे करने को तैयार नहीं है। और 10 साल से नॉलेज पार्क जो है वो कागजों में रहा है। आपने भी खबरें सिर्फ पढ़ी होंगी, नॉलेज पार्क बन रहा है, नहीं बन रहा, आज आ रहा है, कल आ रहा है, और ये 800 एकड़ अराजी है जो आपकी बेदिया रोड पर पड़ी है। मैं सिर्फ एग्जांपल इसलिए कोट कर रहा हूँ कि आप फैसले बहुत अच्छे तनाज़ुर में कर रहे होते हैं, लेकिन रुकावटें, लड़ाइयाँ, आपस में मसले मसाइल, झगड़े चल रहे होते हैं और प्रोजेक्ट जो है कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते। ये जो प्रोजेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये उसी तसलसल के साथ शुरू होना चाहिए जहाँ पे टर्किश और चाइनीज कंपनियों ने छोड़ा था। चालान भी होगा, ये भी वाज़ेह कर हमने उसकी स्टडी कर रखी थी। ये तो बहुत माइनर लेवल की बातें हैं, उसमें तो आप अगर कई वायलेशन करके घर तक जाएंगे तो पीछे तक भी आपको बता दिया जाएगा कि आपने वायलेशन कर ली है, जनाब आज चालान पड़े। और अगर कहीं खुदा न खास्ता बहुत केसेस हिट एंड रन के होते हैं, आपने इंडिया में भी देखा है, बड़े बड़े सुपरस्टार्स पे भी हिट एंड रन के केसेस हुए। हमारे हिट एंड रन का किसी का चक्कर ही कोई नहीं है। हम गाड़ी चला रहे होते, पीछे कोई ठोके चला जाता है और हम देखते हैं यार पता नहीं कौन था, कहाँ था, कहाँ गया। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो उसको भी घर तक फॉलो किया जाएगा ना, कि अगर ये हिट एंड रन करके गया है तो खुदा ना खास्ता किसी की जान गई है, कोई जख्मी हुआ है, किसी की गाड़ी का लॉस हुआ है, उस तक पीछे जाया जाएगा। फिर जो तकरीबकारी है उस पर बड़ा फोकस होगा। नहीं जी, इसका एक नहीं, इसके मल्टीपल फवायद है। और अब इसको ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत लेट हो गए हैं, 8-10 साल हम इससे लेट हो गए हैं। हम तो इम्प्लीमेंटेशन मोड में चले गए थे और हमारे डेलीगेशन उनके डेलीगेशन आपस में आके तबादला कर गए थे। हमारे पुलिस अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स जाके ट्रेनिंग्स ले आए थे चाइना और टर्की से बाकायदा इस इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रैफिक कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम पे। तो अब इम्प्लीमेंटेशन फेज है, बस देखें कब होता है, कैसे होता है, बहुत सारी चीजें। और मेरे ख्याल से इसके बाद वो जो हम आइडियल एक ट्रैफिक का फ्लो भी कहते हैं, हादसात में भी कमी होगी। वो जो हम कहते हैं ना कि लोग आदत नहीं बनाते अपनी कि वो सीट बेल्ट पहने या फिर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करे, इंश्योर हो जाएंगी चीजें। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो लोग तरबियत लेके आए थे मेरा ख्याल है अब रिटायर होने वाले होंगे। ये बात सही है, वो रिटायर हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल, और नए लोगों को तरबियत दिलाएंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, चाइना, तुर्की की और बाकी शहर मुल्कों के हम मसाले बहुत देते हैं। मुझे बताएं, चाइना में और तुर्की में कितने चिंगची चलते हैं गैर रजिस्टर्ड? मतलब आप कुछ समझा दें मुझे। मोटर बाइक्स कितनी हैं? बिल्कुल कोई नहीं। मैं और जाहिद चौधरी अमेरिका में जा रहे थे, न्यूयॉर्क में, तो उसने मुझे बात की, उसने कहा भाई साहब इतने अगर 4 चिंगची हो ना तो गोरे आपस में गाल मंदा हो रहे होंगे।
जेरे गड्डियां तो बड़े पुरसकून बैठे नजर आते हैं ना। आप मुझे बताएं, आप जड़ तक नहीं पहुंचते। ये आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी निगरान गवर्नमेंट में ही ये वीडियो भी जारी हुई थी, कितने फीसद कैमरे काम कर रहे हैं आप अभी भी। परसों आपका मुआहदा खत्म हो गया उस कंपनी के साथ, ऐसे ही है। उसका नया मुआहदा अभी तक हुआ नहीं है। खबरें बनाने में बड़ी अच्छी है, मतलब सुनाने में बड़ी अच्छी होती हैं, बनाने में बड़ी अच्छी होती हैं। एक बात पिछले 2-3 साल से मैं कह रहा हूँ कि भाई मुल्तान रोड चुबुर्जी से लेके ठोकर तक सिर्फ 3 प्रोटेक्टेड यू टर्न बने तो ये सिग्नल फ्री रोड हो जाएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको चुबुर्जी से ठोकर तक उस पे 3 प्रोटेक्टेड यू टर्न बनाने हैं। और ये एमओ कॉलेज से, मैं चलो चुबुर्जी का भी नहीं कहता, एमओ कॉलेज से ठोकर तक ये सिग्नल फ्री हो जाएगा। मुझे बताएं, आप रोजाना चाहे वो स्कीम और हो, चाहे आपका खारक नाला हो, चाहे आपका आगे वो जो उसका है नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल वाला इशारा है, घंटों ट्रैफिक ब्लॉक रहती है और 4 पुलिस एहलकार वहां मौजूद होते हैं बेचारे, और खप रहे होते हैं। ये सारा मामला खत्म हो जाए और आपके 12 पुलिस एहलकार आपको अवेलेबल हैं बाकी ट्रैफिक चलाने के लिए, लेकिन कोई सुनता नहीं है। हम तो 2 साल से ये खप डाल रहे हैं कि भाई ये कर दें, बाकी रोड्स भी करें। अगर आपकी मोहम्मद अली जोहर की मैंने अभी मिसाल दी, अगर ये सिग्नल फ्री हो सकती है तो वाई नॉट मुल्तान रोड, जहाँ ट्रैफिक का फ्लो इससे भी ज्यादा है। कोई अंडरपास, कोई ओवरहेड ब्रिज बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ 3 प्रोटेक्टेड यू टर्न बनाएं और आप उसके बाद देखें कि ट्रैफिक का फ्लो कैसे अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात यह है, आप लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे? लोगों को क्या ट्रेनिंग दी गई है? क्या हमारे स्कूल्स में बताया जाता है कि आप दूसरों के लिए कितनी बड़ा खतरा पैदा करते हैं जब आप वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं? सिर्फ दुबई में वन वे की खिलाफ वर्जी पे 10,000 दरम जुर्माना है। तो आप मुझे बताएं, 10,000 दरम में वहाँ 2-3 गाड़ियां आ रही हैं, बस इसलिए करता भी कोई नहीं है वहाँ पे, वहाँ करता भी कोई नहीं है, बिल्कुल। यानी एक वन वे काटने पे। और आप मेरे साथ अभी बाहर चले, ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वन वे काटते हुए कितने लोग। ऐसे ही है, बिल्कुल। घर से सिर्फ यहाँ एक तक इशारा, आते आपको 10 लोग नजर आ जाते हैं। ये बाहर जो हमारे इस रोड के ऊपर एक इशारा है, अगर सिर्फ इसकी मॉनिटरिंग कर ली जाए तो मैंने पहले भी ये बात की थी, आपके पूरे लाहौर ट्रैफिक पुलिस की तनख्वाहें निकल सकती हैं जितनी वन वे की खिलाफ वर्जी वहाँ होती है। ऐसे ही है, बिल्कुल। सिर्फ एक इशारे की बात करो जो ऑफिस के बाहर है। देखिए, जहाँ से हम गुजर के आते हैं ना आपकी रोड सेंस दी जाती है, ना बच्चों को सिखाया जाता है। आप उसमें अच्छा, अब आप एक चीज से अग्री करेंगे, जब ई चालान होना शुरू हुए तो लोग ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने लग गए थे, लोग सिग्नल पर रुकना शुरू हो गए थे, वन वे की खिलाफ वर्जी भी थोड़ी कम हुई थी क्योंकि लोगों को पता था उनके घरों में चालान आने शुरू हो गए हैं। सो अगर ऐसा कोई सिस्टम आ जाता है तो माने ना माने हालात बेहतर। अल्लाह करे, दुनिया ने जो बात की है कि घर तक बूढ़े को छोड़ के आएंगे, अल्लाह करेगी हो जाए। मैं तो पहले ये कहता हूँ कि जितने आपकी कमर्शियल दुकानें हैं उनको पाबंद करें कि वो एक कैमरा अपनी दुकान के अंदर और एक कैमरा दुकान के बाहर लगाएगा, रोड साइड के ऊपर। आपके जितने प्लाजे हैं, ये देखें, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप दुनिया ने ये बात की है तो ये बिल्कुल उसने इसी मेरे ख्याल तनाजर में की होगी। आपने कभी किसी कमर्शियल दुकान वाले को कहा कि भाई तूने ये करोड़ पे 2 करोड़ रुपए की दुकान ली है, एक कैमरा अंदर एक कैमरा बाहर लगा, 10,000 खर्चा आएगा, तुझ पे पाबंदी है, 10-15,000 रुपये खर्चा आएगा, तेरे पे पाबंदी है, और वो कैमरा इंटीग्रेटेड होएगा हमारे कैमरों के साथ या हमारे सिस्टम के साथ, जो भी ये कह रहे हैं, तो ये घर तक वाकई छोड़ के आएंगे। लेकिन कोई इस पर काम नहीं करता है, ना इस पर काम करते हैं। आपको गवर्नमेंट का बताएं इस पर क्या पैसा लगना था? कुछ भी नहीं लगना था। और आपने पिछली जो निगरान हुकूमत थी तो ये ऐलान भी किया था कि कितने लाख कैमरा जो लाहौर का है प्राइवेट है उसको हम करेंगे। मेरे घर के बाहर 2 रोड पे कैमरे लगे, तो मेरे कैमरे को आप इंटीग्रेटेड कर भी ले तो मेरे इसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। अगर दुकान के अंदर एक कैमरा है तो वो आपकी सिक्योरिटी के लिए, कि अंदर कोई चोरी होती है, चिकारी होती है, कोई डाकू आता है, चोर आता है, वो पकड़ा जाएगा। और बाहर है तो बाहर अगर ट्रैफिक की वायलेशन होती है, जिस तरह हिट एंड रन का केस दुरे ने बताया, तो ये काम करने के लिए हैं। अगर आप इसी तरह से फैसले करने हैं तो करते चले जाएं, ब्यूरोक्रेसी आपको चलने नहीं रही। नहीं, प्लान तैयार कर लिया गया, दुआ करते हैं कि इस पे इम्प्लीमेंट भी हो और जल्द हमें ये मैदान अमल में नजर भी आए। और करोड़ों का खर्चा करके ट्रेनिंग पे अफसरान ने अपने नाम भी तैयार कर लिए होंगे। ये भी बता दें। सही कह रहे हैं। नहीं, अगर इस तरह के मय्यस ना लिए गए तो हम वाकई ही ना तो अच्छा रिजल्ट सामने आएगा, ना हम लोगों को पाबंद कर सकेंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ ही। वेलकम बैक। निगहबान रमज़ान पैकेज 38,290 राशन बैग तकसीम, 64 लाख राशन बैग की तकसीम के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्लान तैयार कर लिया गया। चीफ सेक्रेटरी का ऐसा कहना है। राशन बैग लोगों को मिलना शुरू हो गए हैं। आमिर भाई,
देखिए राशन बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो ये शुरू से इस हिमायत में रहा हूँ कि आप जो मुस्तहिक लोग हैं उनको घरों तक राशन अब पहुँचाएं। रमजान बाजार नहीं लगेंगे? अल्लाह करे ना लगे, मेरा ख्याल है नहीं लगेंगे, क्योंकि अगर लगने होते तो तैयारी हो गई होती उनकी, टेंडर्स हो गए होते, वो करोड़ों रुपए अरबों रुपए के टेंट लग गए होते और उस पर तस्वीरें लग गई होती। पंखे, सोफे, लेकिन खुदारा मेरी मरियम नवाज साहबा से ये गुजारिश है कि आप अपने डीसी को, अपने एसी को, उससे नीचे वाले तहसीलदार को, पटवारी को, कमिश्नर को दरखास्त करें। आप हुक्म तो दे नहीं सकती क्योंकि वो बहुत बड़े अफसर होते हैं सारे। आप उसे दरखास्त करें कि नादार और गरीब लोगों की तस्वीरें बना के जारी ना करें। ये आप बिल्कुल आप इज्जत नफ्स सबसे पहले, मैं कहता हूँ कि खाना, खुराक, चावल, घी, लानत उस पर जिस पर आपकी इज्जत नफ्स मजरू है। मैं इसीलिए वो लंगर खानों के भी खिलाफ था जिनकी तस्वीरें जारी की जाती थी, लोग लाइनों में लगकर खाना ले रहे होते हैं। आप मना करें इनको। वो रोजाना को 50-50 तस्वीरें मीडिया को जारी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि गरीब एक थैला ले रहा है आपसे। खुदा के नाम पे ये अल्लाह एक हाथ से दे, दूसरे को समझ पता नहीं चलना चाहिए। हुक्म ये है और आप उस पर तस्वीर बनवा कर उसको जारी करवाएं। मना करें इन शहजादों को कि खुदा का वास्ता है इस तरह से गवर्नमेंट को ना बदनाम करें, ना लोगों की इज्जत नफ्स पर हमला करें। आमिर पे देखें, अगर आप किसी को इज्जत के साथ बिठा के खिला नहीं सकते या इज्जत के साथ बिठा के कोई चीज़ नहीं दे सकते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। और मैं और आमिर भाई भी और आप भी कई सालों से कुछ कामों का हिस्सा है। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि अगर किसी ने अल्लाह की राह में देना है तो कोई तस्वीरें खींच रहा हो, कोई वीडियो बना रहा हो, कोई तशहीर कर रहा हो, यहाँ पे हेडलाइनें चल रही हो, बड़े बड़े पैकेजेस चल रहे हो। बल्कि बहुत सारी ऐसी जगहों पे होता है कि जहाँ हम जाते हैं, हम भी कोई काम करते हैं, आमिर भी करते हैं, वहाँ पे आने वाले जो यूट्यूबर्स हैं मुख्तलिफ चैनल्स के, उनको लोगों रिक्वेस्ट की जाती है कि आप यहाँ पे कवरेज ना करें। ठीक है, किसी भी बंदे की इज्जत नफ्स को मजबूर नहीं करने दिया जाता। तो जब आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो फिर आपको इससे क्या हासिल होता है कि आप किसी को सरकार की, उनकी ही एक अमानत जो टैक्सों के में देते हुए आप तस्वीर खिंचा के बताएं कि जी हम बड़ा काम कर रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हैं? आप जो काम करने वाला है वो तो आप कर नहीं रहे, और जो आपने काम किया वो भोंडे तरीक़ों से किए हैं बतौर सरकारी अफसरान। तो उस चीज़ पे भी अपने आप को देखना चाहिए ना, आपको खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना चाहिए। और अब एक आम बंदे की ज़िंदगी और एक आम बंदे की ज़िंदगी के लिए उसकी इज्जत कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी तो कोई सिविल ब्यूरोक्रेसी काम करे ना, इस पर भी तो कोई हुकूमत आके काम करे। और मेरा ख्याल है कि जितना अच्छा निगरान हुकूमत ने एक लेमैन की ज़िंदगी पे काम किया है अब तक मैंने 14-15 साल में नहीं देखा। तो आम बंदे के लिए क्या ज़रूरी है उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। उसको पेट भर के खाना ज़रूर देना चाहिए, लेकिन इज्जत के साथ। यार दूर ना जाए, पिछले रमज़ान की बात है ना, आटा मिल रहा था आपको, जो शनाख्ती कार्ड जाता था उसमें वो दर्ज होता था। आपने उसकी तस्वीरें देखी, तो निगरान वजीर आला दे रहा है, उसके वजीर दे रहे हैं, उसके मशीर दे रहे हैं, उसके फलां दे रहा, बुला दे रहा है। अब तस्वीरें क्यों आ रही हैं? और ये तस्वीरें जो आ रही हैं, मैंने एक बुजुर्ग की तस्वीर देखी तो मुझे वाकई में रोना आया था। कुछ चीजों को वो यार ये इसकी एक फैमिली है, इसका एक खानदान है, इसकी बच्चियां हैं, इसकी कोई ससुराल होएगा, कोई निनाल होएगा, कोई बच्चों के ससुराल होंगे। क्या सोचेंगे कि ये आप बेहतर तरीके नादार है और इस पर आप उसको हाईलाइट करें। स्कोरिंग का हिस्सा होती है दिखाना उनको, इसका कोई फायदा नहीं। अगर दिखावे से होता ना, अगर दिखावे से होता तो जितना मुस्लिम लीग नून ने काम किए हैं मुल्क में, ठीक है, अगर दिखावे पे होता तो मेरा ख्याल है कि 2/3 को भी आगे क्रॉस करके ले अच्छे में बात दिखावे में नहीं होता, बात है लोगों के दिलों में इज्जत लेने से। बिल्कुल, वोट आपको तब मिलने हैं, वोट आपको तब मिले। अच्छा जी, अब अगली खबर की तरफ आ जाएं जी। वज़ीर आला कहती हैं मॉडल घर 6 हफ्ते में बनेगा, किस्त इंतहाई कम रखी जाएगी। ये मौसम स्पीड को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं दुरे नायाब। नहीं, अल्लाह करे कि अगर उनके पास वाकई कोई प्लान है इस चीज़ का तो बहुत अच्छी बात है, मिलने चाहिए। लेकिन अगर वही जिस तरह इमरान खान साहब ने रखे, जिस तरह बाद में गवर्नमेंट कोशिश करती रही, परवेज राय साहब भी कोशिश करते रहे, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि ब्यूरोक्रेसी रुकावट थी। शुक्र है उन्होंने वो 5 लाख नहीं कह दिए, 50 लाख नहीं कह दिए। 50 लाख का फिगर आपको पता है कि पूरी दुनिया हिल गई थी एक दफ़ा, तो ये तो फिर 1 लाख पे आ गई है। और ये इसलिए कह रही है कि पिछली कई गवर्नमेंट्स में जो सस्ते घर हैं, अफोर्डेबल हाउसेस के प्रोजेक्ट पे काफ़ी काम हो रहे हैं। और इस वाले से वर्ल्ड बैंक का भी प्रोजेक्ट है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स काम कर रही है और मुख्तलिफ सतहों पे ये काम हो के अब तकरीबन जो है वो फाइलों में पाइलअप हो चुका है। अब तो एग्जीक्यूशन है, कौन करता है, फिर इसकी कॉस्ट इफेक्ट है कि आप अब जो चीज़ 5 साल पहले बनाना चाह रहे थे अब वो डबल हो चुकी है। आप उसकी कॉस्ट को किस तरह मीट करेंगे? आप जो कर्जा 15% या 13% इंटरेस्ट के साथ एक सोशल सेक्टर में फेस कर रहे थे, अब वो 20-22 पे पहुंच चुका है। उसको काउंटर किस तरह करेंगे? फिर स्पेशल आप लोगों को रियायत किस तरह देंगे कि वो 2 से 3%, 5% इसमें सूद दे और अपना काम आगे चला ले, इस घर को ले ले, लोन ले ले, जो भी करे।
फिर एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब वो लोगों की आमदनी और वो ज़राए नहीं रहे। अगर आप बैंक में अप्लाई करते हैं, मैं और आमिर भाई करते हैं, हमें 3 मरले घर लेने के लिए भी शायद हम दोनों की वो फाइनेंशियल हैसियत उस तरह से मीटअप ना कर रही हो, हमारी सस्टेनेबल इनकम उस तरह से मीटअप ना कर रही हो कि बैंक हम पे ट्रस्ट करके हमें वो 3 मरले का घर जो है वो लीज कर दे। उसमें गवर्नमेंट गारंटर बनती है और एक आम बंदे को फ़ायदा पहुंचता है जो वाकई मुस्तक है। ये वो बारीक एक नुक्ता है, अगर इसको ये मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत इसको कर लेती है काउंटर तो लोगों को घर मिल जाएंगे। अगर इसको काउंटर नहीं करती और फिर वो लेकिन अभी एक लंबा प्रोसेस फॉलो देखिए सियासत है ना, अब इसमें सियासी तौर पे भी लोग एंटर होंगे, इसमें बहुत सारे MNA MPs के रिश्तेदारान वर्कर्स कारकुनान पता नहीं कौन कौन से साहिबान जो है वो एंटर होंगे, उसका पता नहीं क्या होगा। एक कमेंट चाहिए, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। आप जरूर जाएं, ये जितना भी कर्जा है ये बिला सूद हो। आपके वालिद ने बहुत पढ़ा है, सुना है कि जेल के अंदर वो पढ़ते रहे सूद के मुतल्लिक बिला सूद कैसे होएगा। जितनी किस्तें लें आप सूद के बगैर ले लें, कुछ नहीं लोग दे देंगे। और मेरा ख्याल है सिर्फ नज़ार लोगों को दे, MP MNA का कोटा ना रखे। आपने 1 मिनट मांगा था, मैंने दूँ नहीं, ये बड़ा अच्छी आपने बात की है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अगली खबर की तरफ जाएंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब PCB की बारी आ गई है, जहां पर हमने देखा कि निगरान सेटअप में बहुत सारे काम रिकॉर्ड हुए जो माजी में कभी नहीं हुए थे। अब मेरे ख्याल से PCB में भी ऐसा ही होने जा रहा है। कुछ टीम में किसी किस्म की सियासत बर्दाश्त नहीं होगी। ये आसान है ये चैलेंज? बड़ा मुश्किल है। ये सियासत सिर्फ टीम में नहीं है, असल में तो सियासत बहुत नीचे सतह पे है। और वो हम अपने बचपन से सुनते रहे। फिर मैंने क्योंकि की स्पोर्ट्स जर्नलिज्म तो मुझे बहुत पता है कि ये लॉबीज़ जो हैं ये लाहौर और कराची की लॉबीज़ कहलाती हैं। उसमें एक तरफ कराची वाले हैं, एक तरफ लाहौर वाले हैं। तो फिर ये लॉबीज़ चलते चलते आपके साफियों के ऊपर भी इसी तरह से असरअंदाज होती है। फिर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पे, क्लब से ऊपर जाके एसोसिएशंस पे, आप जोन्स हैं, जोन से ऊपर क्रिकेट बोर्ड में मौजूद एहलकारों पे, बयानात पे। ये टीम चलती चलती जब टीम तक पहुंचती है, क्योंकि एक बच्चे को जब आप क्लब लेवल पे बता रहे होते हैं कि ये लाहौर का बंदा है, तूने इसके खिलाफ जाना है, या कराची का है इसके आपने खिलाफ जाना है, तो वो जहनी तौर पर जो है वो इस पर रहते हैं। और इसके अगर आप इसके मौजूद अव्वल को बात करें तो आजकल अडियाला में होते हैं इसके मौजूद अव्वल, क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया था कराची के कैप्टनसी के नीचे खेलने से। जवेद मेहदाद साहब को कप्तान बनाया जा रहा था, तो वो उन्होंने कहा था मैं इसके नीचे नहीं कर। उसमें इसने जोर पकड़ लिया। इसमें पहले भी थी सियासत थोड़ी सी, लेकिन उसने उसमें ज़्यादा जोर पकड़ लिया। पहले परफॉर्मेंस बेस थी, उसके बाद सियासत बेस आ गई। तो अडियाला वालों को सलाम कि उन्होंने ये सियासत दाखिल कर दी है, और आज भी वो सियासत है। मुझे बताएं बाबर आजम को क्यों हटाया गया था? क्योंकि आपकी एक लॉबी नहीं चाह रही थी कि बाबर आजम कप्तान रहे, और उसके नीचे जो परफॉर्म करने वाले थे वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे उस तरह से। अभी भी मुझे बताएं, अभी अगर आप कैप्टनसी चेंज नहीं करते हैं तो ये लाहौर कराची लॉबी जो है इसको ख़त्म करना, या तो आप क्लब लेवल की सतह पर जाकर इन्वॉल्व हुए, सब में वो कौमी जज्बा पैदा करें। एक बच्चा आप नर्सरी से लेकर निकलते हैं और उसको MA तक करवा जाते हैं, यानी MA से भी ऊपर PhD, ये तो PhD हुए ना जी, टेस्ट क्रिकेटर और वनडे क्रिकेटर जो PhD तक, उसके जहन में तो वो बचपन से जो खाका बना हुआ है सियासत का वो मौजूद रहेगा। तो आपको निचली सतह से फिर काम करने की ज़रूरत है। ये लंबा टॉपिक है, मेरा ख्याल है इससे मुकम्मल भी नहीं हो सकते। सियासत से इस तरह से नहीं निकला जाएगा। उसके लिए आपको मैं अगेन आखिरी बात करने लगा हूँ, आपको निचली सतह पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे लोगों का माइंड मेकअप करना पड़ेगा। वो जो बच्चे आएंगे वो, यानी आपकी बातों से मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि खासा मुश्किल और चैलेंजिंग टास्क है ये दुरेनायाब। आमिर भाई ने तो एक बहुत अच्छा नाम दिया है अडियाला वालों का, लेकिन मैं तो मास्टर ऑफ डिवीजनिंग कहूँगा उनको कि उन्होंने जहाँ भी क्या डिवीजन कर दिया, वो जिस जगह भी गए जो है ना वो 2-3 हिस्सों में तकसीम हो गई, जितने पैर होते गए। तो वो बिल्कुल ठीक बात की है कि उस वक्त उसको नहीं खिलाना, इसको नहीं खेलना, इसको बर्दाश्त नहीं करना, उसको नहीं करना, मेरा खाना अलहदा हो, मैं ड्रेसिंग रूम में अलहदा प्रोटोकॉल मिले। मैं तो ये बचपन से बातें सुनता आ रहा था, क्योंकि मैंने भी स्कूल लेवल क्रिकेट खेली है और अपने इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मैंने क्रिकेट खेली है। और जब ये इंटरनेशनल टीमें आती थी तो हमारा जो साहिवाल में मंटगमरी क्रिकेट क्लब था, तो वहाँ पे इनकी प्रैक्टिस मैचेस होते थे। मैं उस वक्त भी उस प्रैक्टिस मैचेस में होता था और मैं प्रैक्टिस कराता था। तो मैंने तो उस वक्त जो डिवीजनिंग देखी है और इनके मूड स्विंग्स जो होते थे हमारे बिस्किट फैक्ट्री में, तो बड़े बड़े ये जो प्लेयर्स के मूड स्विंग्स होते थे, तो हमने तो उस वक्त भी देखे हैं। और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो होती थी, असरअंदाज करती थी। और यही बात है कि जो उस वक्त मेरे जहन में नकूश रह गए, ऑल दो मैं क्रिकेट में तो नहीं आ गई है और ना मैंने जाना था,
तो जिस तरह क्रिकेटर्स हैं जूनियर लेवल पे, क्लब लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, इसी तरह फिर वो खेलते खेलते आगे चलते हैं, उनके जहनों में क्या नकूश रहेगा। और अब चेयरमैन पीसीबी की सबसे एक अच्छी बात तो ये होगी कि वो अप्रोचेबल होंगे। और अब जो बात इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आपको मुख्तलिफ डिवीज़न लेवल पे क्रिकेट के जो लोग हैं, जो मुश्किलात हैं, जो वो पीसीबी के अफसरान के रवैये फेस करते हैं, वो अब डायरेक्ट उन तक पहुंचेंगे। और उनके अपना भी एक इंटेलिजेंस सिस्टम है, वो हर जगह जाते हैं तो वो हर जगह से नो हाउ लेते हैं, नीचे उनको पता होता है कि क्या चल रहा है। अगर बहावलपुर डिवीज़न में किसी के साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है, मुल्तान में क्या हो रही है, पिंडी डिवीज़न में क्या हो रही है, तो वो चीज़ें पता होंगी। ये नहीं होगा किसी के पसंद और नापसंद पर जाके हम ये बच्चा नहीं खेलने देंगे क्योंकि हमें पसंद नहीं है बहावलपुर डिवीज़न का या वहाँ का कोई प्रेसिडेंट क्रिकेट का, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। फिर टीम पे अच्छे लोगों को लेके गए, तजर्बाकार लोगों को लेकर जा रहे हैं और अपनी जगह प्लेसिंग जो कर रहे हैं वो जिस तरह ये डीसी जंग थे अब्दुल्ला खुरम नियाजी, उनको वो लेके गए, वो डोमेस्टिक क्रिकेट को देखेंगे, उसमें मेहनत करेंगे क्योंकि वो खुद भी जिमखाना क्रिकेट टीम में खेलते रहे हैं। तो अच्छे लोगों को सिलेक्शन से सियासत ख़त्म करने का सिर्फ एक ही हल है और वो है कि आप अपना फैसला खुद करें और आप सबके लिए दस्तयाब होते हैं। बिल्कुल आपकी सियासत जो है ना वो नहीं हो सकती। सियासत होती है बैक डोर पे कि मैंने पीछे आमिर भाई को कहा कि आमिर भाई आप बहुत अच्छे आज लग रहे हैं, आज आपको चाय पिलानी है, और पीछे जाके मैं कोई ऐसी सियासत कर दूं कि आमिर भाई जो है ना जब अपने चाय पीने काबिल नहीं रहे, किसी के पास जाए तो उनको बेइज्जती या कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन फेस करनी पड़े, तो वो उम्मीद है इंशाल्लाह नहीं होगी। वो अब हालात देखें, आप खुद देखेंगे कि वाज़े बेहतरी भी आना शुरू होगी, लेकिन जहाँ तक रह गई ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको ठीक करने के लिए मेरे ख्याल से अच्छी खासी कोशिश करनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। दिन रात होने वाला काम अचानक रुक गया। बंद रोड कॉरिडोर पैकेज 2 के लिए 1.5 अरब फंड की डिमांड है, तो अब ना समझे। मेरे ख्याल से तो जब मैं सुबह गाड़ी पार्क करता था अखबार ले लेता तो मैं पढ़ता हुआ आ रहा था, तो सबसे अफसोसनाक मेरे लिए खबर जो थी वो यही थी। और मुझे याद आ गया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो थे साबिक़ गवर्नमेंट शुरू करती थी, तो आने वाली गवर्नमेंट जो है चाहे शहबाज शरीफ साहब की चाहे किसी की भी उस काम को रोक देती थी। ये दुरे मतलब खुशकिस्मती है कि दुरे हमारे साथ ही बैठा है, तो इसकी डिटेल जो है वो दुरे बता देंगे, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि ये प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए। इतना अगर इसका पैकेज 1 बन गया है, पैकेज 2 का काम बस रह गया है, उसको कितना काम बाकी है, रुकावट क्या दुरे ना आया? देखिए पहले तो ये कहा जा रहा था कि पैकेज 1 कंप्लीट हो गया, अब ट्रैफिक चल गई है, हर किस्म की ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया गया। अब पैकेज 2 जो था वो इनकी ख्वाहिश ये थी कि नई वज़ीर आला से उसका इफ्तिताह कराए और 20 मार्च तारीख रख दी गई थी, लेकिन उसमें हर्डल्स ये है कि 10 अरब से ज़ायद का ये प्रोजेक्ट है, 6 अरब का काम कंप्लीट हो चुका है, 6 अरब के फंड तो जारी हो गए, लेकिन उसके बाद अब बाकी जो डेफिसिट सामने आ रहा है वो कोई भी कंट्रैक्टर कितना अपनी जेब से पूरा करे, कितना मार्केट से उधार ले, कितना सामान मार्केट से उठा के वो लगाए, कितनी अपने चीज़ें बेच के जो है वो मार्केट में आके करें, वो मुश्किल हो जाती है ना चीज़ें उसके लिए। तो वो चीज़ें देखते देखते अब हालात ये है कि फौरी तौर पे अब इन्होंने सिर्फ 1.5 अरब मांगे है कि आप चले मरियम साहब बाकी 4 अरब तो बाद में गवर्नमेंट के कामों को नहीं रोका जाएगा। नहीं, ये तो काम रुकने वाला है भी नहीं, तो फाइनल है। अब तो उनकी तख्ती लगनी है बस और पैकेज 2 खुल जाना है और आपने बाबू साबू से लेके पूरा जो है आज़ादी चौक तक आपने एरिया कवर करना है और सारा एरिया फेसलिफ्ट हो जाना है। और थोड़ा बहुत काम फिनिशिंग का रह गया है, अब वहाँ पे पैनल्स लग चुके हैं, आपकी जो रेज होनी थी ज़मीन से वो भी मुकम्मल हो चुका है, आपकी कारपेटिंग की तरफ जा रहे हैं, साइडों पे बैरियर्स लगने हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगनी है, फिनिशिंग का काम होके था तकरीबन अब मेरा ख्याल है कि शायद को 10 या 20% काम होगा। लेकिन पैसों की कमी है ना, अब पैसे ना हो, मुझे बताएं एक दिन अगर पैसे ना हो, मैं हमारे दफ्तर में चाय नहीं आती ऐसे ही। अगर एक दिन हमारा वो ऑफिस का मैनेजर लेट हो जाए तो ऑफिस वाले कहते हैं जी चूंकि मैनेजर साहब नहीं आए तो हम दूध नहीं ले सके, तो लिहाजा जो है ना वो अब आएंगे तो कोई एक चीज़ होती है ना, तो सिस्टम टाइम लगता है। अब इस वक्त 4 अरब रुपए का कर्ज चढ़ा हो एक प्रोजेक्ट पे और वो ड्यू हो, उनको देने हो, वो आपके एक 3 महीने का जो बजट पास हुआ था उसमें भी एलोकेट है, उसके बाद मार्च तक जो बजट था उसमें भी एलोकेट है, लेकिन दिए नहीं जा रहे। रुकावट क्या है? कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है, गवर्नमेंट पैसा उठाते हो सूद भी उठाते हो, जाहिर बात है वो ये बड़ा मुश्किल काम है कंपनी चलाना। आप इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं, आपने बैंकों की लिमिट्स ली होती है, लंबी चौड़ी लिमिट्स ली होती हैं, उस पर आप 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ से लेते रहते हैं और वो आपका 22-20% सूद पे लेके काम चलाते हैं। आपको एक वो सूद का लॉस होता है, आपका अपना पैसा ही आपके पास जो बैंकों में आपने रखवाया होता है उस पर आप और अलग लोन ले रहे होते हैं। फिर आपके पास जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपके पास एसेट्स हैं रखवाए होते हैं, उनके अगेंस्ट लोन ले रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ठेकेदारी बहुत ही आसान काम नहीं रह गया, ये बड़ा मुश्किल है। और मोहसिन साहब के दौर में ये था कि जो बंदा जो काम कर लेता था, जो काम वेट हो जाता था, नेस्पाक पास कर देता था और जो चीज़ जितने में
उनकी गवर्नमेंट की ये भी खूबसूरती थी, 10 रुपए की चीज़ हमेशा 8 या 9 रुपए में कंपटीशन के बाद ली गई है। इनके लिए मुश्किल क्या है, इस गवर्नमेंट के लिए क्या मुश्किल है? वो वन विंडो ऑपरेशन था भाई, ये वन विंडो ऑपरेशन नहीं है। उधर तो साथ ही पैसे मिल जाते थे, काम होता था, पैसे निकल आते थे, पैसे अगले लेके खुश होकर काम करते थे, आगे चलते थे। अब यहाँ पे जब एक ठेकेदार को पैसा ही नहीं दिया जाएगा, वो कितना भी बड़ा ठेकेदार, मुझे बताएं आज 10 रुपए का कोई उधार देने को तैयार नहीं है, वो 1-1 अरब रुपए लोन लेके कहाँ से देंगे। पैकेज 1 जो कंप्लीट हुआ है उसके भी अभी पैसे पेंडिंग है, थोड़े बहुत देने हैं लाइबिलिटीज़ में, इसका भी अब 100% लाइबिलिटी पेंडिंग होती जा रही है। तो ये प्रोजेक्ट किस तरह कंप्लीट होगा? 20 में अब कितने दिन रह गए? आपकी ब्यूरोक्रेसी चेक करें ना, इसने अभी जिक्र किया था पहली खबर में कि सीबीडी को मिला नॉलेज पार्क वाला, दिया क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी सारे आगे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या वजह है। अब वो 10 साल से रुका हुआ काम इसीलिए है कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी, तो जो ब्यूरोक्रेसी का चढ़ जाएगा, शुक्र है कि वो निगरान वज़ीर आला नहीं चढ़ा इनके हाथ, इनको चढ़ जाता तो इनको आदत है कि ब्लड प्रेशर वज़ीर आला का ऊपर जाए नीचे आए, उसके बाद 2-4 तबादले हो, 5-6 बंदे सस्पेंड हो, फिर ये चलते हैं। लेकिन इसमें एक तरीका ये भी होता है कि आप फोकस करके अपना दिन रात छोड़ के अपनी हर चीज़ बिठा के सबको साथ लेके आप बताएं कि हमने ये काम करना है या नहीं करना। अगर करना है तो फिर आप हमारे साथ चलें, वरना कोई बात नहीं, मेरी भी माजरत है, आपकी भी माजरत है। तो इस तरह तो आप समझ आके चल सकती है, लेकिन ये दरमियान वाला काम नहीं चलना कि आज आप एक फैसला करें तो हम 7 दिन बाद बतौर साथी देख रहे हो कि यार एक फैसला आया था वज़ीर आला का, लेकिन फॉलो करते हैं, इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा। और अब कोई मैं खबर दूं कि आज ये फैसला हुआ, कल मैं कहूँ कि नहीं वो तो नहीं हो गया ख़त्म, वो तो उसकी ब्यूरोक्रेसी ने रुकावट डाल दी है। हम अपनी खबरों में भी इतना ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे और हुकूमत जो है वो खुद समझ नहीं पा रही, तो ये चीज़ें मुश्किल होंगी। आज अब वजारतों वाला मसला हल हो जाए, ये पूरा होता नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, कितना टाइम ले जाएगा? क्योंकि अब ये एक बहुत बड़ा मसला ये 20 मार्च का टाइम दे दिया गया है और 20 मार्च तक अब जो ये पैसों वाली रुकावट आ गई है, कॉन्ट्रैक्टर को कैसे चलाना है, ब्रिज फाइनेंसिंग करनी है। पहले ये होता था कि कई पैसे इनके पास पड़े होते थे, वो पैसे इधर से निकाल के उधर दे देते थे, उधर के जब आते थे वो इधर दे देते थे, ये ब्रिज फाइनेंसिंग होती है। तो अब वो भी करना पड़ा, अगर वो भी कर ले तो अब तक इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे फौरी तौर पर जारी करें और कंप्लीशन करें, 20 तारीख को इसकी कंप्लीशन टेक्निकली हो जाएगी। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं, अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि भी वक्त चेंज हो गया है, ज़माना बदल गया है, जिद्दत आ गई है, कुछ नए रुझानात आ गए हैं, लोग बाशऊर हो गए हैं, लोग तालीम याफ्ता हो गए हैं। बावजूद इसके कुछ हमारी सोसाइटी में कुछ जो कि ना मुआशरती नकाइस कह लें, मुआशरती मसाइल कह लें, ऐसे हैं कि जिद्दत के बावजूद जूं के तू हैं बल्कि जोर पकड़ते जा रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज में से एक बड़ा इशू क्या है? कम उम्र की शादी। पहले हम देखते थे कि लोगों में कोई इतना शऊर नहीं था, कम उम्र बच्चों की शादी कर दी। अब कुछ जल्दबाजी में भी कर लेते हैं, कुछ लव मैरिज के चक्कर में भी कर लेते हैं, कुछ घर वालों से जान छुड़ाने के चक्कर में भी कर लेते हैं। आया इस सिस्टम को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? क्यों ये जोर पकड़ता चला जा रहा है? फिर कानून इसके मुताबिक क्या कहता है? खैर, अब एक नई चीज जो आई सामने वो एक्शन लिया जाएगा जी, कानून हरकत में आएगा, अमल दरामद होगा। इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? क्यों इस मौके पे आके आपको इस चीज की तरफ आना पड़ा कि भाई अब कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा कम उम्र की शादी पर? इससे मुआशरा क्या किन मसाइल का शिकार है? कौन कौन से मुआशरती मसाइल जन्म ले रहे हैं? मेरे ख्याल से कोई एक चीज़ ऐसी हो ना, हमने सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे देखा कि फलां बच्चे ने छोटी उम्र की शादी कर ली, उसको इतना हाईलाइट किया जाता है कि बजाय उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे, नेगेटिव ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। तो आज के इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। कहा गया है जी अब कम उम्र की जो शादी करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। काफ़ी देर से होती आ रही कम उम्र की शादियां, बहुत सारे ऐसे केसेस भी हाईलाइट हुए। अक्सर हम हाई कोर्ट से, मलिक साहब हमारे साथ खबरें ऐसी शेयर करते हैं कि कम उम्र की शादी हुई, लड़ाई झगड़ा हो गया, इवन हाई कोर्ट के हाथ में बहुत बहुत बड़ी लड़ाइयाँ भी रिकॉर्ड हुई। मुझे ये बता दीजिएगा, ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि अब कार्रवाई की जाएगी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि माशरे के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि माशरे के मसाइल को कानून की गिरफ्त उनका हल निकाले, जो बेसिक हमारा कंसेप्ट है। देखिए, एक बड़ी अंधेरी रात हो जाती है एक फैमिली के अंदर कि जब वो सुबह उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी 12 साल की बच्ची जो है वो घर में मौजूद नहीं है, या वो स्कूल गई है तो वो वापस घर नहीं आई। तो वो बेचारे फ़ौरन जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो पुलिस स्टेशन रब्ता करते हैं कि उनकी बच्ची को किसी ने अगवा कर लिया। अब एक आदमी को तो पता है ना कि उसकी बेटी जो थी वो कब पैदा हुई थी, उसकी एज क्या थी, उसकी मदर को पता है उसकी एज क्या है।
तो FIR दर्ज होती है, पुलिस मुल्ज़मान को तलाश कर रही होती है, ऑल ऑफ अ सडन पता लगता है कि जी एक लड़का आता है, वो कहता है मैंने तो इससे लव मैरिज कर ली है और मेरा ये रजिस्ट्रेशन है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। तो उसके ऊपर पेरेंट्स को ये पता चलता है कि जी बच्ची की उम्र लिखी हुई है 18 साल। 18 साल तो उनकी शादी को भी नहीं हुए होते। कई शादियां हमारे पास केस ऐसे रिपोर्ट हुए कि शादी 15 साल पहले हुई थी और बच्ची ने एज 18 साल लिखवा दी है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसकी रजिस्ट्रेशन के अंदर हमारे पास SOP मौजूद नहीं थे कि रजिस्ट्रेशन करते हुए जो रजिस्ट्रार है वो देखेगा कि इधर वे इसकी एज क्या है, और अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो मैकेनिज्म क्या होगा। इश्यूज बहुत सारे हैं ना, जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, निकाह हो कैसे रहा है, तो बहुत सारे मसाइल हमारे सिस्टम में मौजूद है। आपके सामने यही रखता हूँ कि अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो जज साहब ने हमें जिस केस रमजाना बीबी केस जिसके ऊपर ये सारा मैकेनिज्म बना है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि उससे पहले शाहिद इमरान केस के अंदर इस मसले को हाईलाइट किया गया था कि पुलिस के लिए भी एक बड़ा प्रॉब्लम था कि वो एक रजिस्ट्रेशन आ जाती है, लड़की कहती मैंने शादी की, मैं तो अगवा हुई ही नहीं, तो एज डिटर्मिनेशन करने का मैकेनिज्म हमारे पास मौजूद नहीं था। हालांकि इससे रेलिवेंट लॉ जो था चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 का ही है, वो हमारे पास यहाँ पे एनफोर्स इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारी रजिस्ट्रेशन का मामला जो था उसमें मैकेनिज्म नहीं है, SOP मौजूद नहीं है। पुलिस के पास भी उस मुगविया की एज डिटर्मिनेशन करने के हवाले से कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं था। जो ऑनरेबल जज साहब ने जो शाहिद इमरान केस के अंदर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने जब उसे डिसाइड किया उस केस को, तो उन्होंने अंदर ये मैकेनिज्म एनोलॉजी उन्होंने वहाँ से ली कि आप एक मुलजिम अगर छोटी उम्र का आता है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत 2018 का एक्ट है, उसके तहत पुलिस की ड्यूटी है कि वो डिटर्मिनेशन ऑफ एज करती है कि इधर इसकी उम्र क्या है। तो यहाँ से उन्होंने ड्राइव किया है कि अगर एक मुगविया आ जाए, बाप का क्लेम हो ये 12 साल की है, लड़के का क्लेम है ये 18 साल की है, तो इस मैकेनिज्म को यहाँ से ड्राइव किया जाए कि उस बच्ची की एज सबसे पहले डिटर्मिनेशन की जाए। अब एक्ट के अंदर लिखा है कि पहले उसके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, नादरा का सर्टिफिकेट क्या है, उसके स्मार्ट कार्ड क्या कहता है, उनके पेरेंट्स की शादी की डेट क्या है। तो ये सारी चीज़ों पे उन्होंने ये सेटल किया है एपेक्स को, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने, कि आप एज डिटर्मिनेशन इज द ड्यूटी ऑफ पुलिस। अब इसका मैकेनिज्म ये था कि अब केस, ये तो एक केस है जो पुलिस के ऊपर रजिस्टर्ड हो गया, अब दूसरा केस जो है कि पुलिस के पास नहीं गया लेकिन वो रजिस्ट्रार के पास आ गई शादी रजिस्ट्रेशन के लिए, उसने भी रजिस्टर कर दी कि जी 18 साल उम्र, कोई उसने डॉक्यूमेंट नहीं लिया, कोई मैकेनिज्म नहीं था। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि आप इसके अंदर PG ऑफिस जो है हेड करेगा इस मीटिंग को, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, DG लोकल गवर्नमेंट और पुलिस की तरफ से IG या DIG लेवल के ऑफिसर बैठेंगे और ये SOPs बनाएंगे। अब हमारी मीटिंग के बाद हमने ये SOPs बनाए हैं कि चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट जो है 1929 का, उसमें फीमेल के लिए, बच्ची के लिए एज ये है कि 16 साल से कम उम्र की बच्ची की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। ठीक है। और लड़के के केस में 18 साल से कम उम्र के लड़के को माइनर ट्रीट किया जाएगा, उसकी शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। और अगर रजिस्ट्रेशन होगी तो जो शादी को प्रमोट कर रहे हैं, जो शादी को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, जो उस शादी के अंदर गवाह हैं, रजिस्ट्रार है, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो पेनलाइज किए जाएंगे। और हमारा जो फैमिली के हवाले से जो लॉज हैं उसके अंदर प्रोवाइड करता है कि यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी जो है वो इस्तगासा भेजेगा पुलिस को और पुलिस इसके ऊपर प्रोसीड करेगी। अब इसके बाद लोकल गवर्नमेंट के लॉज के मुताबिक और फैमिली हमारे जो लॉज हैं उसके मुताबिक रजिस्ट्रार जो है जिसने रजिस्ट्रेशन की है उसका लाइसेंस भी कैंसिल होगा और उसके खिलाफ भी उसको भी सजा दी जाएगी। इसका मैकेनिज्म आई मस्ट से कि इस पे इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए ना, कोई इस चीज को मिसाल भी तो बनाए ना। यही मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ कि अब लॉ तो था लेकिन ना इन डिपार्टमेंट्स की कोलैबोरेशन थी, ना इन डिपार्टमेंट्स के पास कोई SOPs थे। ठीक है। अब ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का ये बड़ा ऐसा फैसला था कि उन्होंने इस मामले के हवाले से जो स्टेक होल्डर्स थे, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और लोकल गवर्नमेंट को एक टेबल पे बिठाया है। हम लोगों ने प्रो एंड कॉन्स जो है इसके सारे डिस्कस किए हैं। डिस्कस करने के बाद हमने SOPs बनाए हैं। वो मिनट्स ऑफ मीटिंग SOPs जो थे वो 5 तारीख को ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में पेश किए गए, जो उन्होंने एक्सेप्ट किए। आप उसमें जजमेंट आनी है जो डायरेक्टिव फॉर्म के अंदर होगी कि ये SOPs जो हमारे हवाले से हमने फॉलो करने हैं, जो पुलिस के हवाले से वो पुलिस ने फॉलो करने हैं और जो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से हैं वो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से फॉलो किए जाएंगे। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दें, ऐसे जो केसेस रिपोर्ट होते हैं किस नौयत के होते हैं? मुझे लगता है कि हम जो ज्यादा केसेस देखते हैं हाई कोर्ट से मलिक साहब शेयर करते हैं, ज्यादा देहातों गाँव वाली साइड से। मैं ये नहीं बात करूंगा। देखिए, गुजारिश ये है कि 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा बड़े अहम टॉपिक्स को लेते हो, मैं बड़ा आपका लाइक करता हूँ प्रोग्राम,
देखिए हमें कॉजिशन निकालनी पड़ेगी कि कॉज क्या है। ये तो हमें पता है कि शादी कर ली, भाग गई, रन अवे मैरिज थी, मार दिया, पीट दिया। मैंने कहा ना कि आप रूट पे आप इसकी कॉज देखें वो क्या है, द बेसिक कॉज। क्योंकि मैं क्रिमिनोलॉजिस्ट हूं, हम इसको बड़े ऐसा तरीके से समझते हैं सारे मामले को। सबसे बड़ी कॉज ये है कि इस वक्त पेरेंट्स के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है कि उनका और बच्चे का बॉन्ड खत्म हो। पेरेंट्स में से दोनों वर्किंग है, बाप भी काम पे जा रहा है, माँ भी काम पे जा रही, बच्चा स्कूल गया हुआ बच्चा, और फिर उसके बाद जो हमारा स्मार्टफोन की इंडक्शन आई है लाइफ के अंदर, इसने हमारा वो बॉन्ड बिल्कुल खत्म कर दिया। मुझे बड़ा अजरा मजाक बात करूंगा कि वो बच्चा कोई था ना, ये इलेक्शन पे बंद थी सर्विसेज, तो उसने कहा कि घर वाले अच्छे हैं, इतने बुरे भी नहीं हैं, आज मुझे पता चला। तो वो बॉन्ड नहीं है हमारा। मुझे याद है कि हमारे बचपन में एक फ़ोन हुआ करता था, और जो हमारी घर की बड़ी थी उनकी इजाज़त के बगैर कोई फ़ोन नहीं सुन सकता था। अब आपका ये जो एक्सेस है बच्चों का, छोटे बच्चों को आप जो आपके कोरोना डेज थे उनका स्कूल का और वो सारा जो था स्मार्टफोन की इंडक्शन ने एक्सेस कर दिया उनकी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से अब एक पेरेंट को उस वक्त ही पता चलता है कि जब उसके घर में कोई धमाका हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमें माशरती तौर पे बड़ा देखना पड़ेगा, उस बॉन्ड को वापस रिवाइव करना पड़ेगा। एक माँ को अपनी बेटी और एक बेटे को उसके बाप के साथ एक दोस्ती का रिलेशन बनाना पड़ेगा, तो उनको पता चले कि हमारा ये बच्ची या बच्चा बालिग हो गए हैं। और हम ये नहीं कहते कि शादी छोटी उम्र में नहीं होनी चाहिए, लेकिन शादी का एक मैकेनिज्म जो दिया गया है वो स्टेट के भी है, वो शरीयत भी देती है। और ये शाहिद इमरान केस जो है इसके अंदर उन्होंने शरई असूल भी रखे हैं सामने, और उसके मुताबिक उन्होंने आपने शरई असूल का जिक्र किया तो मैं इस तरफ भी आने वाली थी। क्या बड़ा आसान होता है कि कोई भागे घर से और आराम से कोर्ट मैरिज कर लिए? अब जब कोई कोर्ट में आता है तो इस सिस्टम को क्या बहुत आसान बनाया गया है कि आराम से हर कोई शादी? देखिए बात यह है कि उनका मैकेनिज्म नहीं था तो उसके लिए इजी एक्सेस हो गई। और मुझे एक बात बताएं, मैं बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जिसने पैदा किया है, जिसने पाला है, जिसने हमेशा जूता कपड़ा घड़ी खरीदते हुए देखा है उसकी चॉइस को, वो कैसे हो सकता है कि उसके लिए कोई बुरा फैसला करे? सिर्फ और सिर्फ जो बॉन्ड मिसिंग था हो सकता है। देखिए मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, मैंने अपने बेटे का उसकी मर्जी के मुताबिक जहाँ वो चाहता था, मैंने उसको कहा बेटा कोई मसला नहीं है, उसकी वजह यह कि लाइफ उसने गुजारनी है। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा माशरे के मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ेगा। बच्चों को उनको बिल्कुल छोटे बच्चे ट्रीट ना करें। आज का छोटा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा हसास भी हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी हो चुका है। तो वो आप बिल्कुल उसको नन्ना या मुन्ना या बंटी ना ट्रीट करें, उसको पूरा एक बच्चा ट्रीट करें, उसकी बातें सुने। हमें खुद हमारे बच्चे जो है कई दफ़ा लाजवाब कर देते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमें समझ अब ये जो एक्शन लिया जाएगा, हम लोगों को कह रहे हैं कि अब ये इतना आसान नहीं रहा, कानून हरकत में आएगा, किया क्या जाएगा? देखिए सबसे पहली बात यह है कि कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए अगर कोई बच्ची आएगी छोटी एज की, तो रजिस्ट्रार जो है मौलवी साहब जो है इस ड्यूटी बाउंड, हमने SOP फिक्स कर दिया है कि वो सर्टिफिकेशन के बगैर उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। और अगर उसकी सर्टिफिकेशन वो समझता है कि ये छोटी एज की बच्ची आ गई है तो वो उसकी इतला जो है पुलिस को देगी और पुलिस उसके ऊपर पूरा एक्शन लेते हुए उसकी एज डिटर्मिनेशन करेगी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज के डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है, कॉपी आई है, तो वो सर्टिफाइड कॉपी होगी फ्रॉम गजेटेड ऑफिसर। आप ID कार्ड बनवाने जाते हैं वो आपको फॉर्म देते हैं गजेटेड ऑफिसर से आप करा के हैं, ताकि कल को अगर आप फेक डॉक्यूमेंट दें तो आपके खिलाफ प्रोसीडिंग हो सके। इसके बाद 2-2 साल तक रजिस्ट्रार जो है वो यूनियन काउंसिल में परत जमा ही नहीं कराते। अब उसका भी टाइम दे दिया कि हर 15 दिन के बाद जितने निकाह वो रजिस्टर करेगा वो यूनियन काउंसिल में जमा कराएगा। और सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल इज ड्यूटी बाउंड कि वो देखेगा कि इन SOPs पे अगर उसने पूरा कार्रवाई नहीं की तो यूनियन काउंसिल वाला जो सेक्रेटरी है वो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा और पुलिस को 1-5 पे इतला देगा कि मेरे पास ये केस आया और ये छोटी बच्ची जो है विदाउट डिटर्मिनेशन ऑफ एज रजिस्ट्रेशन की गई है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो पूरे तरीके से अब क्रैक डाउन होने जा रहा है उन लोगों के खिलाफ, उन रजिस्ट्रार के खिलाफ, उन सेक्रेटरियों के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जो लोगों की नन्ही बच्चों से ज्यादा ना इस सर्कल को आपको तोड़ने की जरूरत है, इसको ब्रेक करने की जरूरत है, फिर ये वाकयात खुद ब खुद कम होना। देखिए जब तक आप कोई लायबिलिटी फिक्स करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं देंगे उस वक्त तक आप लायबिलिटी फिक्स नहीं हो सकती। अब ये मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा ही ऐसा फैसला था कि 1929 का कानून आज हमें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो उन्होंने ये समझा कि ये मैकेनिज्म, और ये पहली दफा हुआ है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को बाय द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट जो है एक टेबल पे बिठाया गया और उन्होंने प्रो एंड कॉन्स जो है वो डिस्कस करने के बाद एक पूरा पैरामीटर्स जो हैं SOPs की सूरत में बनाए हैं और उसको अब ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो इन्फोर्स करने जा रही है। तो मैं समझता हूँ
कि ये बहुत अच्छा इकदाम होगा। बिलाशुबा अच्छा इकदाम है, लेकिन सर यहाँ पर हम रिक्वेस्ट भी पेरेंट्स से करना चाहेंगे कि वो जो बाउंड आपने कहा ना वो बच्चों के साथ पैदा करने की, कि नौबत ही ना आए ऐसी कोई कि आपका बच्चा घर से बागी हो, माँ बाप से बागी और बाहर की तरफ दौड़े और इस तरह का कोई वाक़या है, क्योंकि ये हर फैमिली के लिए एक बड़ा मुश्किल तरीन मरहला होता है। मैसेज देना चाहें देखने वालों को कोई? मैं मैसेज देना ये चाहता हूँ कि आपके बच्चे अगर आपको अजीज़ हैं तो वो लाजमी बात है कि आपसे भी वो इतना प्यार करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों के साथ उसको बाहर दोस्त की ज़रूरत ना पड़े, उसके दोस्त बन जाएं और आप देखेंगे कि ज़िंदगी और आपके घर का माहौल टोटली चेंज हो जाए। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया और ये वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि हर घर में हमें ये जो स्मार्टफोन की सूरत में एक तबाही नज़र आ रही है, ये वाकई बच्चों को दूर करती चली जा रही है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि अच्छा खासा खाते हैं लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ रहा। बच्चों में क्या, ये बड़ों में भी बहुत सारी हमें इस तरह के इश्यूज देखने में आते हैं। हम अक्सर टीवी चैनल्स पे देखते हैं कि जी वेट कम करने की बात की जा रही होती है, वेट गेन करना भी कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। कुछ लोग वो अक्सर आपने ऐसे देखे होंगे, ये मेरे सामने भी इन्हीं में से ये एक हमारे कैमरामैन बैठे हैं, जितना मर्जी खा लो उनको लगता ही नहीं, और हम जैसे तो पानी भी पी ले तो उनको अच्छा खासा लग जाता है। अच्छा जी, अब इसके लिए करना क्या है? अगर आप हेल्दी तरीके से वेट गेन करना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप खाते चले जाएं तो 4-5 रोटियां खा लें या 3-4 खा लें, तो आप इस मकसद के तहत खा रहे हैं। हमेशा वेट गेन करने के लिए भी एक जिस तरह वेट लूज करने के लिए आपको प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है ना, वेट गेन करना भी, क्योंकि आपको अच्छी चीज़ें खानी पड़ती हैं, अपनी डाइट का उधर भी प्रॉपर ख्याल रखना पड़ता है। बच्चों में, बड़ों में वेट गेन करने के लिए क्या करना है? फिर बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को इशू ये रहता है कि उनके बच्चों की हाइट प्रॉपर तरीके से एज के मुताबिक नहीं बढ़ पा रही होती, उसके लिए ग़िज़ा का क्या रोल होता है? हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत मौजूद है, मुंतहा अरशद, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुंतहा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले वेट गेन करने के लिए करना क्या है? वेट गेन करने के लिए डेफिनेटली आपका एक कैलोरी इनटेक, हर बॉडी एक स्पेसिफिक कैलोरीज रिक्वायर करती है, हर किसी की डिफरेंट होती है। वो वेट गेन करवाना है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपना कैलोरी इनटेक अपनी बॉडी नीड से ज़्यादा करना है, 20% इंक्रीज़ करेंगे आप। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी की बॉडी की रिक्वायरमेंट है कैलोरी इनटेक 2000 कैलोरीज, तो ही हैज़ टू टेक 2500 कैलोरीज पर डे। इसी तरह कंसिस्टेंट होकर वो अगर डेली 2500 कैलोरीज अपनी डाइट से लेंगे तो उनका वेट गेन होगा पर वीक। ऐसे नहीं होगा कि एक दिन खा लिया, 2 दिन छोड़ दिया तो आपका वेट गेन हो जाएगा। नो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंटली आपने अपनी कैलोरीज बढ़ानी है अपनी बॉडी नीड से ज़्यादा। और वो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं ग़िज़ा में जो वेट गेन करती हैं, जो वो लोग जो कि वेट गेन करना चाहते हैं उनको लाजमी अपनी डाइट का, ब्रेकफास्ट का, लंच का और डिनर का हिस्सा बनाना है? वेट गेन करवाने के लिए बेसिकली आपको कैलोरीज रिच डेंस फूड लेना है, राइट? ऐसा फूड जिसके थोड़े से स्मॉल पोर्शन में आपको ज़्यादा कैलोरीज मिल जाए, जिसमें आपको बनाना आ सकता है। बनाना आप ज़्यादा पोर्शन लेंगे, थोड़ा पोर्शन लेंगे, उसमें आपको इतनी ज़्यादा कैलोरीज मिल जाएंगी। नट्स आप हैंडफुल लें डेली बेसिस पे। फिर आप मिल्क शेक का इस्तेमाल करें अपने स्नैक्स में, ताकि आपका स्नैक जो वही एक बड़ा हेल्दी कैलोरी रिच मील हो जाए। लाइक आप स्नैक में लें, मिल्क शेक लें, उसमें आप नट्स ऐड करें, उसमें आप पीनट बटर ऐड कर दें, घर में बनाएं किसी तरह से, आप उसके अंदर शहद ऐड कर दें, आप उसके अंदर डेट्स ऐड कर दें, तो ये होगा ये कि आपके कैलोरी रिच स्नैक मिल जाएगा आपको। फिर ब्रेकफास्ट आप अपना प्रॉपर करें, उसमें आप कार्ब्स इंक्लूड करें, प्रोटीन इंक्लूड करें, अपना पोर्शन थोड़ा इंक्रीज़ कर दें, हेल्दी फैट्स उसमें इंक्लूड करें, राइट? अपने ऐसे नहीं अब करना कि आपने कैलोरीज बढ़ानी है तो आप जंक फूड की तरफ चले जाएं। नो, उससे ये होगा कि आपका एक तो एब्डोमिनल हेल्दी फैट का आपने जिक्र किया, तो क्या क्या चीज़ें आती हैं हेल्दी फैट में? हेल्दी फैट्स में आपको ऑयल, हेल्दी ऑयल आपको मिल सकते हैं, ऐसे ऑयल जो अनसेचुरेटेड फैट्स के बेस पे हो, ठीक है? आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं इन पोर्शन। ऑफ कोर्स उसका एक्सेस आपने नहीं करना, बेशक आपने वेट गेन करवाना है, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स फिर बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा नट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एवोकाडो का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हेल्दी फैट्स में आपके इंक्लूड होंगे। सीड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आप अपने मील्स में इन सब चीज़ों को इंकॉर्पोरेट करें इन डेली बेसिस, तो आपको स्मॉल पोर्शन में ही काफ़ी कैलोरीज मिल जाएंगी और आप इजीली अपना जो कैलोरी इनटेक का टारगेट है वो पूरा कर लेंगे। अगर आपने वेट गेन करना है, आपको दूध, दही, अंडा, गोश्त, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खानी है। यस, ये खानी है आपको, क्योंकि ये कैलोरी रिच डेंस फूड होते हैं, तो आपको
इजीली आप अपनी कैलोरी नीड अच्छा जी, पूरी अब कर लेते हैं। महंगाई इतनी है, हर कोई हर रोज मीट भी अफोर्ड नहीं कर सकता, दूध भी उतना अफोर्ड नहीं कर सकता। सो कुछ ऐसी चीजें जो पहुंच में है, क्या सब्जियां भी वेट गेन करवा सकती हैं? सब्जियां नहीं, ऐसा नहीं होगा कि सब्जियां आपका वेट गेन करवा लेंगे, बट दालें, लोबिया, चने, आप इसको अपने मील्स में भी लें, आप इसको अपने स्नैक्स में भी किसी तरह से इंकॉर्पोरेट करें। आप चना चाट ले लें, किसी तरह से आप इनको अपने स्नैक्स में इंकॉर्पोरेट करें तो आप इजीली अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं और ये रीजनेबल आपको बजट में भी मिल जाएगा। हाँ। तो ज़रूरी नहीं कि आपने चिकन वगैरह पे ही फोकस करना है, आप इस तरह से दालें, लोबिया ये अपने डाइट में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आप दाल चावल लें, इजीली आप अपना कैलोरी इनटेक इंक्रीज कर देंगे। आप दाल के साथ रोटी खाएं, इजीली आप अपनी कैलोरीज बढ़ा लेंगे। इनफैक्ट हाफ कप दाल में ज़्यादा कैलोरीज मौजूद हैं एज़ कम्पेयर टू हाफ कप आप चिकन ले लें, उसमें ज़्यादा आपको कैलोरीज मिल जाएंगे। चलिए जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने बता दी है। यानी वो लोग जो समझते हैं गोश्त खा के ही उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा या वो ज़्यादा ताकतवर हो सकेंगे, नहीं जी, आप दाल खा के भी अच्छा खासा जो है वो अपने लिए फ़ायदा कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हाइट वाले इशू की तरफ। क्या वजह है कि बच्चों की हाइट प्रॉपर नहीं बढ़ पा रही है? क्योंकि सबसे बड़ी रीज़न कि बच्चों की जो लेजीनेस की वजह से उनका रुझान ही जंक की तरफ चला गया। इर्द गिर्द के बच्चों को देखते हैं कि वो मज़े की बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, लंच बॉक्स उनका फ्राइड फूड पे, बेकरी फूड्स पे बेस्ड होने लग गया। ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है। न्यूट्रिएंट डेंस फूड बच्चे अवॉइड कर रहे हैं और ऐसी कैलोरीज ले रहे हैं, एम्प्टी कैलोरीज ले रहे हैं, लाइक जिससे उनको सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज मिल रही हैं, नॉट न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स हाइट इंक्रीज करने के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है कि जितना खाना आपका कैलोरीज लेना वेट गेन करवाने के लिए। हाइट इंक्रीज करनी है, आपने मेक श्योर करना है कि आप इनफ अपनी डाइट में प्रोटीन ले रहे हैं। प्रोटीन आपको लीन मीट से मिल जाएगी, चिकन, फिश, मटन, इस तरह के एग्स, आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। दालें, अब बच्चे दालें नहीं खाते हैं, किसी तरह से आप फिर जो उनको पसंद है किसी तरह से उनकी डाइट में आप प्रोटीन इंक्लूड करें। उसके अलावा विटामिन डी आपको मिल्क से मिलेगा, आपको सनलाइट से मिलेगा, आपको फिश से मिलेगा, इसको आपने इंकॉर्पोरेट करना है अपनी डाइट में। विटामिन ए आपको कैरेट से मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बच्चों को अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। कैल्शियम बॉन्ड्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है और बच्चे कुछ होते हैं जो दूध को अवॉइड करते हैं, दही को अवॉइड करते हैं, लेकिन आप उनको फिर चीज़ की फॉर्म में किसी तरह से इंकॉर्पोरेट कर दें ताकि उनको कैल्शियम मिले। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये भी आपको कैल्शियम देती हैं, तो कहीं ना कहीं से आप ये न्यूट्रिएंट्स अपने बच्चों की डाइट में इंक्लूड करें। स्नैकिंग बच्चों की फ्रूट से करवाएं, नट्स से करवाएं, सीड से करवाएं, जो उन्हें पसंद है। ऐसे नहीं कि आप उनको पैकेज फूड्स की तरफ लेकर जाएं, वो चीज़ सही नहीं रहेगी क्योंकि वो उनको जस्ट एम्प्टी कैलोरीज दे रही है और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ एक्टिविटीज़ बड़ी मैटर करती हैं। आपने अच्छी डाइट के साथ बच्चे की ज़िंदगी में कोई स्पेशल एक्टिविटी भी रखनी है, क्योंकि आपकी बॉडी तभी खुलती है, आप भागे दौड़े तो एक्टिव भी रहते हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप कंसल्टेशन करें किसी डाइटिशियन के साथ, किसी प्रोफेशनल के साथ। खुद से आप टोटकों के पीछे ना भागे और ना ही किसी एक चीज़ पे फोकस करें कि मेरे किसी से मैंने सुना है कि बनाना वेट गेन करवाता है तो बस अब बनाना ही खाना है। नो, आपकी डाइट को सब आप बैलेंस्ड होना है, आपकी डाइट में सब कुछ इंक्लूड होना है, नॉट जस्ट बनाना। हर चीज़ से आपको बेनिफिट लेना है। चलें जी, आपने अच्छी डाइट रख के इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाना है। बहुत बहुत शुक्रिया मुंतहा आपके वक्त के लिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को। आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।